Hello, class 8th. Today we will resume your second chapter. This is microorganisms, friends and foes. So yesterday we have completed bacteria. We also studied about fungi, algae, protozoa, virus, and how yeast help in making bread. Now we will start with yeast help in brewing alcohol. कल हमने पढ़ा था कि हम ब्रेड कैसे बना सकते हैं. आज हम देखेंगे कि यीस्ट की हेल्प से अल्कोहल कैसे तैयार होता है. अब आप ये मत बोलना मैम ये कुकिंग क्लास है या साइंस क्लास है. ऑफ कोर्स इट इज़ साइंस क्लास एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द यीस्ट. So, yeast is also used for making alcoholic beverages from barley, wheat, rice and fruits. तो ये क्या है? अल्कोहलिक बेवरेज है और ये किस किस से बनती है? बार्ले से बनती है, वीट से बनती है, राइस से बनती है, फ्रूट से बनती है. The process by which alcoholic beverages are produced is generally referred to as fermentation. और जब ये जो बेवरेजेस है ये बनाई जाती हैं तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन. देखेंगे हम कैसे ये बनती है और फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है. पर अभी हमारे जानने वाली बात ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है अल्कोहल बनने का, ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनते हैं इसका जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं fermentation. In the fermentation reaction, yeast converts carbohydrates into alcohol and releases carbon dioxide gas. तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिंबल क्या होता है? CO2, that is कार्बन डाइऑक्साइड. तो यीस्ट क्या करता है? जो ग्लूकोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे आपने कोई फ्रूट लिया, फ्रूट के अंदर ग्लूकोज रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो ये क्या करेगा? उनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा. किसको में कन्वर्ट कर देगा? यीस्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा. और रिलीज कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ज़रा इस रिएक्शन को ध्यान से देखो. यीस्ट प्लस ग्लूकोज इट विल गिव अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. और कौन सा अल्कोहल देगा? जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तो आप देखोगे मीथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल. तो ये बहुत सारे अल्कोहल्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में. तो देखिए ये जो अल्कोहल बनता है यीस्ट से ये होता है एक्चुअली इथेनॉल. एल्गी एंड फंगी एज फूड. तो एल्गी और फंगी को हम खाने की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. Some fungi are used in making certain varieties of cheese. चीज़ सबको पसंद है. मोज़रेला चीज़, पास्ता के ऊपर जो चीज़ डलता है, जो पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ होता है, right? So we all are familiar with cheese and of course we are fond of cheese, at least I am. Some fungi are used in the making of soy sauce used in Chinese food. आपने चाइनीज़ फूड में देखा है वो मंचूरियन वगैरह में सोया सॉस डालते हैं और उसमें चाउमीन जो डलती है उसमें काला वाला सॉस डालते हैं, दैट इज़ सोया सॉस. तो जो सोया सॉस होती है वो भी किससे बनती है? आपका फंगी से बनती है. Button mushroom and oyster mushroom are commonly consumed as food and are relished in soups and pizza toppings. आप लोगों ने बोला होगा एक्स्ट्रा मशरूम डाल दीजिएगा, टॉपिंग में मशरूम भी है. इसके अलावा मटर मशरूम मेरा पर्सनली फेवरेट है. तो ये भी क्या है? एक तरीके से फंगी ही है. They have a high content of protein and vitamin B. बहुत ज़्यादा रिच होता है ये प्रोटीन में और इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम में विटामिन बी भी होता है. They are low in fat and are virtually free of cholesterol. ये एक तो फैट कम होता है, इसमें आपको चर्बी नहीं चढ़ेगी, आपको एक्स्ट्रा वज़न नहीं गेन करना है इसको खाकर, और इसमें विटामिन बी होता है, प्रोटीन होता है, तो इसमें आपको कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है. ऐसा फंगी आर पॉइजनस, वन कैनॉट पिक एंड ईट एनी मशरूम. पर ऐसा मत करना कि पेड़ पे कुछ भी चिपक रहा हो मशरूम जैसा उसे तोड़ लो और मटर पनीर में डाल के खा जाओ. ऐसा मत कर देना. खाने वाला मशरूम अलग होता है, पर कुछ मशरूम्स पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जो आपको कंज्यूम नहीं करने चाहिए. Seaweed has been a staple of the Asian diet for centuries and also been a part of coastal indigenous peoples' diets. Seaweeds are a rich source of minerals and all natural
vitamins. Spirulina is a blue-green alga which grows on the surface of alkaline lakes. आपने देखा है बड़ी मोटी मोटी काई जम जाती है, हरे रंग की काई जम जाती है, ब्लू ग्रीन कलर की. So that is spirulina. It is a truly remarkable food source with phenomenally high protein content and rich reserves of many vital nutrients. तो होता क्या है कि ये आप हर काई को नहीं खा सकते. आप बोलोगे मैम हमारे तो बाथरूम में भी काई लग रही है, मैं तो उसे भी निकाल के खा जाता हूँ, उसमें तो प्रोटीन है. नहीं, उस काई को नहीं खाना, वो काई पॉइजनस है, वो आपको बीमार कर देगी. ठीक है, पर ये जो स्पाइरुलिना की हम बात कर रहे हैं, ये एक प्रोटीन रिच एल्गा है और इसको अगर खाएंगे तो आपको अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिलेगा, इंक्लूडिंग विटामिन B12. Protein content in spirulina is higher than that in fish, lean meat and eggs. Even fish से भी ज़्यादा प्रोटीन आपको किस में मिल सकता है? स्पेरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गा में मिल सकता है. Chlorella, a single-celled green alga, is a rich source of minerals and vitamins. Now, nitrogen fixation and soil fertility. देखो हम सबको पता है कि अच्छी सॉइल की फर्टिलिटी नाइट्रोजन से भी अच्छी होती है. अगर उसमें नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा है तो उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी होगी. Plants need nitrogen to build protein. Although 78% of air is nitrogen, plants cannot use it directly. How do plants use atmospheric nitrogen? देखो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है. आप बोलोगे कि मैम ये तो अच्छी बात है, प्लांट्स ले लेंगे नाइट्रोजन और हमारे खाने में अच्छा खासा प्रोटीन आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है. देखो अगर जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन अगर हमें चाहिए तो जिस सॉइल में वो ग्रो हुआ है उसका भी नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उस सॉइल में भी अच्छी अमाउंट में नाइट्रोजन होना चाहिए. ओके, पर अब होता क्या है कि बार बार प्रोडक्शन होते बार बार क्रॉप प्रोडक्शन होते वो जो नाइट्रोजन होता है उसका अमाउंट कम हो जाता है. और जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं. डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे नाक से ली, उनकी नाक होगी एक छोटी सी, उसमें से नाक ली और आराम से उन्होंने नाइट्रोजन ले ली. ऐसा नहीं होता है, एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं प्लांट्स. लेग्यूम्स, clover and peanuts contain small protuberances in their roots called root nodules. These nodules contain the bacteria named Rhizobium. Rhizobium के बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं. Rhizobium leguminous plants की रूट्स में रहते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में. ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और जब ये वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन पहुंच जाता है. The bacteria change atmospheric nitrogen into compounds of nitrogen such as nitrates. ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. After a season, the plants are plowed down. When the roots of these plowed down plants decompose, the nitrogen compounds stored in them are released into the soil. This enriches the soil with vital nitrogen nutrient and makes it fertile. Because of their role in nitrogen fixing, the rhizobium bacteria are called nitrogen fixing bacteria. ये हमारी सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं. कैसे प्रोवाइड कराते हैं कि इन्होंने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट किया? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया और सॉइल को प्रोवाइड करा दिया. तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? ये जो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. क्या बोलते हैं हम इन्हें? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. The rhizobium bacteria and the legume plant live in a symbiotic relationship. ये कैसे रिलेशनशिप में रहते हैं? Symbiotic relationship. Symbiotic relationship मतलब तुम हमारा फ़ायदा करो और हम तुम्हारा फ़ायदा करेंगे, right? In which both are benefited from each other. The plant uses the nitrogen compounds converted by the bacteria to produce protein, and the bacteria on the other hand get food and shelter from the plants. तो क्या मिलता है? प्लांट को तो नाइट्रोजन मिल जाती है इस राइजोबियम बैक्टीरिया से, है ना. प्लांट को तो नाइट्रोजन चाहिए, वो इसको बैक्टीरिया से मिल गई, पर इस बैक्टीरिया को भी तो खाना चाहिए, वो खाना इसे प्लांट से मिल जाएगा. तो हो गया ना दोनों का फ़ायदा. तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नाउ वील टॉक अबाउट नाइट्रोजन साइकिल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. We have learned that rhizobium bacteria convert atmospheric nitrogen into a form that can be used by the plants. Then,
How does the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant at about 78%? Let us understand this. तो देखो ये सोचने वाली बात है कि जब प्लांट्स को राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन प्रोवाइड करा दी तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पूरे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ख़त्म हो जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? देखो वाटर साइकिल के साथ भी तो यही होता है कि पानी जाता है, इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है, वापस आ जाता है ना? इवेपोरेट भी होता है, वापस भी आ जाता है। सेम नाइट्रोजन के साथ होता है। नाइट्रोजन जैसे एटमॉस्फेयर से सॉइल में आता है, ऐसे ही वो वापस नाइट्रोजन की फॉर्म में एनवायरनमेंट में दोबारा से हो जाता है इन्वॉल्व। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म सच एज नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि प्लांट्स इनको आसानी से ले पाएँ, जैसे कि नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। इसी तरीके से जो राइजोबियम बैक्टीरिया ने अपना काम पूरा कर दिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रेट्स और अमोनिया सॉइल को प्रोवाइड करा दिया। अब प्लांट्स अपना काम करेंगे। प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब प्लांट्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। व्हेन एनिमल्स ईट प्लांट्स द नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर पास्ड इनटू देयर बॉडीज। देखो राइजोबियम बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और सॉइल को प्रोवाइड करा दिया। प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और फ्रूट बना दिया। अब वो जो फ्रूट है, जो प्लांट है, वो कौन खाएगा? एनिमल्स खाएंगे। When plants and animals die, bacteria and fungi decompose their remains and release the nitrogen compounds back into the soil. देखो सॉइल में दोबारा आ गया। जब ये जानवर मर जाएंगे तो जब इनकी बॉडी डिकम्पोज होगी ना, तो डिकम्पोज होने के बाद जो इनकी बॉडी रह जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स रह जाएंगे उनमें नाइट्रोजन होगा और ये नाइट्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा? सॉइल में ऐड हो जाएगा। Certain bacteria in the soil convert part of the nitrogen compounds into nitrogen gas. These bacteria that denitrify the soil in this way are called denitrifying bacteria. अब आएगा दूसरे टाइप का बैक्टीरिया। वो तो था जिसने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ली, नाइट्रेट्स प्रोवाइड करा दिया सॉइल को। अब ये क्या करेंगे कि अब जो नाइट्रोजन कंपाउंड बॉडी के डिकम्पोज होने से जो सॉइल में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये उसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस में और एटमॉस्फेयर में पहुंचा देंगे और इनको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनको क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। The nitrogen gas formed goes back into the atmosphere. This keeps the amount of nitrogen in the atmosphere constant. अब दोबारा पहुंच गई नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो इसका अमाउंट है वो कांस्टेंट हो गया 78%, ना कम ना ज़्यादा। Thus, nitrogen keeps circulating in various forms in the atmosphere and the ecosystem. This circulation of nitrogen in various forms in nature is called nitrogen साइकिल। तो चलो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। देखो ज़रा ध्यान से। राइजोबियम बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर से ली नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन ली और इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल, फिक्स कर दिया नाइट्रोजन को। इसके बाद इसको एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स मर गए और उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन हो गया। डीनाइट्रिफिकेशन होके नाइट्रोजन गैस दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। ओके, चलिए अब हम करेंगे हेल्पिंग द एनवायरमेंट। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल बाय द microorganisms like bacteria and fungi is the decomposition of organic remains and waste materials on earth. In the process, they help in maintaining a balance in nature. तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे बड़ा काम होता है जो जितनी भी बॉडीज़ होती हैं, जितना भी सड़ा गला मटेरियल होता है, उसको डिकम्पोज करने में। क्योंकि अगर ये लोग इसे डिकम्पोज नहीं करेंगे ना, अगर बैक्टीरिया और फंगई इसको डिकम्पोज नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी जो पूरी अर्थ है ना, वो लाशों के ढेर से दब जाएगी, सड़ी हुई चीज़ों से दब जाएगी। तो देखा कितनी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया और फंगई हम लोगों की। In the process, they help in maintaining a balance in nature. Without these saprophytic bacteria, the remains of dead organisms and plants would not decay and heaps of waste would accumulate all around us. तो क्या हो जाएगा? वेस्ट। अगर ये बैक्टीरिया और फंगई नहीं होंगे ना और चीज़ों को नहीं सड़ाएंगे गलाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम गंदगी के बीच में फंस जाएंगे।
नो वंडर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नेचर्स स्कैवेंजर्स, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? नेचर्स स्कैवेंजर्स बोला जाता है। The bacteria present in the soil break down the compounds found in organic waste materials into simpler mineral substances. ये क्या करते हैं? जितना भी डेड और डिकेइंग मैटर होता है इसको ये ब्रेक कर देते हैं। किस में ब्रेक कर देते हैं? छोटे छोटे मिनरल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। The microorganisms thus enrich the soil by returning these minerals to the soil. These minerals can once again be used by plants and animals. During this natural recycling process, the saprophytic bacteria release carbon dioxide into the air, which is an essential substance for the growth of plants. इसके अलावा जब ये डिकम्पोज वाला जो पूरा प्रोसेस है चल रहा होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, और हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही तो प्लांट्स लेंगे तभी तो वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। These bacteria are called nature's recyclers, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? Nature's recyclers बोला जाता है। Now, some bacteria eat oil and are therefore used to help clean up oil spills and oceans. देखो आपने देखा होगा कि अभी कल परसों ही एक जहाज डूबा है, एक जहाज डूब गया है, उसमें तेल था, उसमें क्रूड ऑयल था और वो डूब गया जहाज, वो क्रैश हो गया। क्रैश नहीं, आप ये बोल सकते हो कि डूब गया, और डूबने के बाद उस तेल का क्या हुआ? पूरा का पूरा वो सी और ओशियन में फैल गया, पूरा का पूरा वो तेल ओशियन में फैल गया। अब भाई बताओ कि वो सांस कैसे लेंगे? जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कैसे सांस लेंगे? नहीं ले पाएंगे, पर धीरे धीरे साफ तो करना पड़ेगा पानी को। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस टाइप के ऑयल्स को कंज्यूम कर लेते हैं और अपने सी, ओशियन या वाटर बॉडी को प्योर करते हैं। नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी to see the action of microorganisms on biodegradable and non-biodegradable substances. तो देखिए ये आपको घर पर करनी है। आपको 2 पॉट्स लेने हैं, सॉइल लेनी है, ड्राई लीव्स, ट्विग्स, लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स, यानी कि आपको पॉलीथीन बैग्स ले लेना है, आपको सब्जी और फ्रूट्स के छिलके ले लेने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ले लेनी हैं। फिल द 2 पॉट्स विथ सॉइल एंड मार्क दैम A and B. तो आपने 2 पॉट लिए, 2 गमले लिए, उसमें एक को मार्क किया A और दूसरे को मार्क किया B. इन पॉट A मिक्स सम ड्राई लीव्स, ट्विग्स, लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स। एक में आपने सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाल दिया, जैसे सब्जी और फ्रूट्स के छिलके डाल दिए, लीव्स डाल दी, घास पत्ती डाल दी, ठीक है। और दूसरे में आपने क्या ऐड किया? एल्यूमिनियम फॉइल ऐड कर दिया, प्लास्टिक ऐड कर दिया, ग्लास ऐड कर दिया। लीव बोथ द पॉट्स अनडिस्टर्ब फॉर अ मंथ, यानी अब आपने 1 महीने के लिए उसको छोड़ दिया, उस 1 महीने आप कुछ मत करो उसके साथ। Observe the changes in the 2 pots after a month and record your observation. You will observe that the plant waste collected in pot A has been converted into manure. क्या होगा? जिस पॉट में आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके डाले थे, पत्तियाँ डाली थी, घास डाली थी, उसका मैन्योर बन गया, उसकी खाद बन गई। The waste collected in pot B, however, remains as it is. तो जो दूसरा वाला था pot B, उसमें सेम रहा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्लास्टिक की बॉटल ऐसी की ऐसी मिली आपको। Pot A contained biodegradable waste of plants. The microorganisms in the soil decomposed the plant waste and converted it into manure. तो ये किसकी मदद से हुआ? ये हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था उससे मैन्योर बना दिया, खाद बना दिया, और खाद आप जानते हो पेड़ों के लिए कितना ज़रूरी होता है। Pot B contained non-biodegradable waste. The microorganisms in the soil could not decompose this waste, so it remained as it is. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की पॉलीथीन आपने जैसी छोड़ी थी आपको बिल्कुल वैसी ही मिलेगी। नाउ यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन्स, देखो दवाइयों में भी ये बहुत काम आती हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये दवाइयों के लिए भी बहुत काम आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका जो इंसुलिन रिलीज़ करने का जो हार्मोन होता है वो बंद हो जाता है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता है,
जिसके लिए उसे इंसुलिन की टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। Certain types of bacteria are used to produce synthetic insulin, a hormone that controls the level of sugar in the blood. In healthy people, insulin is released by the pancreas, but those who suffer from diabetes need to take insulin on a daily basis. देखो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है, इंसुलिन रिलीज़ होता है, जो कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। पर जब जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन को रिलीज़ करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो पैनक्रियाज जब वर्क नहीं करता है प्रॉपर, तो इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। आपने सुना होगा, डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन है आजकल, डायबिटीज़ हो जाती है। उस कंडीशन में हमें इंसुलिन बाहर से प्रोवाइड करानी पड़ती है पेशेंट को, और ये इंसुलिन मिलती कहाँ से है? ये मिलती है बैक्टीरिया से। Now, production of antibiotics. When one suffers from a bacterial infection, the doctor prescribes an antibiotic. देखो जब आपको कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो, इवन फीवर भी आ जाता है, तो भी डॉक्टर आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या प्रोवाइड कराते हैं? एंटीबायोटिक प्रोवाइड कराते हैं। डू यू नो व्हाट दीज एंटीबायोटिक्स आर? प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। Antibiotics are substances produced by microorganisms that kill or inhibit the growth of other microorganisms. देखो अगर हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस इन्फेक्शन को अगर हमें ख़त्म करना है, तो उसके लिए डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। उस इन्फेक्शन को अगर ख़त्म करना है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, और एंटीबायोटिक्स का काम होता है कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमको बीमारी हुई है, हमको इन्फेक्शन हुआ है, हमको बुखार आया है, ये उनकी ग्रोथ को बंद कर देता है, ये उन्हें बढ़ने नहीं देता है। क्या नहीं करने देता है? बढ़ने नहीं देता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गंदे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में बढ़ेंगे नहीं, ग्रो नहीं करेंगे, तो हम ठीक हो जाएंगे। नाउ द फर्स्ट लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, सबसे पहली, ये आपने याद भी किया है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस नेम्ड पेनिसिलियम इन 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आप सबको याद है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये कहाँ से मिलती है? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये पेनिसिलियम फंगस है, हमें ये वहाँ से मिलती है। इट सेव्ड द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Amoxicillin, tetracycline and erythromycin are some of the common antibiotics obtained from fungi to destroy disease-causing microbes. Antibiotics are also used to control bacterial diseases in plants and animals. तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही बैक्टीरियल डिजीज़ को ख़त्म करने के काम में आती हैं। अब कुछ प्रिकॉशंस भी हैं जो हमें लेने चाहिए इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हुए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा ही कुछ हो गया और आपने दवाइयाँ ज़्यादा ले ली, वो भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स को भी आपको लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए। तो क्या क्या प्रिकॉशंस है जो हमें लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स के साथ? एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो देखो डॉक्टर क्वालिफाइड ही होना चाहिए, जिसने आपको एंटीबायोटिक्स लिखी है प्रॉपर देख लेना, वो MBBS हो, उसने मेडिसिन की पढ़ाई कर रखी हो। अदरवाइज़ किसी झोला छाप डॉक्टर की दवाइयाँ खा ली तो समझ रहे हो ना। वन शुड कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोला 3 दिन दवाई खानी है और तुमने 1 दिन दवाई खा के छोड़ दी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। जितना टाइम डॉक्टर ने बोला है उतने टाइम आपको दवाइयाँ लेनी है। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन करेक्ट डोजेज एज स्पेसिफाइड बाय द डॉक्टर। इसके अलावा करेक्ट डोज में लेनी है, यानी अगर डॉक्टर ने बोला 1 टैबलेट तो 1 ही टैबलेट लेनी है। ये मत सोचना मुझे बुखार ज़्यादा है तो मैं 3-4 टैबलेट खा लूँ और बिल्कुल सही हो जाऊँगा। जितना डॉक्टर ने बोला है उतनी ही डोज आपको लेनी है। टेकिंग एंटीबायोटिक्स इन इनकरेक्ट डोजेज मेक देम लेस इफेक्टिव। अवॉइड टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड। अननेसेसरीली टेकिंग एंटीबायोटिक्स में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अब ऐसा भी नहीं है कि एंटीबायोटिक्स आप लेते चले जा रहे हो, ज़रूरत नहीं है तो भी लेते चले जा रहे हो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ज़्यादा आपने कंज्यूम करोगे ना एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स कंज्यूम करोगे, तो आपके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स अब किसके काम आता है?
प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स के काम भी आते हैं। आप सबके वैक्सीन लगे होंगे, सबके इंजेक्शन लगे होंगे जब आप छोटे छोटे होंगे। टीकाकरण तो सबका हुआ है ना? नहीं हुआ है तो प्लीज़ मम्मा से पूछो कि हुआ है या नहीं हुआ है, और उसको अभी भी आप करवा सकते हो। सो अब हम बात करेंगे वैक्सीन्स की। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 10 years आर गिवन वैक्सीन्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मैनी डिजीजेज। मीजल्स, mumps, tuberculosis, diphtheria, polio, tetanus and hepatitis B are some of the diseases against which vaccines are available. Ask your mother if she still has your vaccination card. तो देखो हमें कितनी सारी बीमारियों से ये टीके बचाते हैं, टीके लगते हैं ना, तो देखो कितनी सारी बीमारियों से बचाते हैं ये हमें। मीजल्स, मम्स, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, इन सारी बीमारियों से हमें ये टीके बचाते हैं। और आप अपनी मम्मी से ये भी पूछ सकते हो कि मम्मी अगर मेरे वैक्सीनेशन हुआ है तो मुझे बताइए कि मेरा वैक्सीनेशन का कार्ड कहाँ पर है। एक कार्ड बनता है जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा इंजेक्शन कब लगा है। The human body has a wonderful mechanism of protecting itself from the dangers of microbes. The moment the body is attacked by microbes, our immune system starts producing substances called antibodies. इसके अलावा हमारा जो बॉडी है वो भी बहुत समझदार है। जैसे ही हमारी बॉडी पे किसी डिजीज़ का अटैक होता है तो ये क्या बनाना शुरू कर देते हैं? एंटीबॉडीज़ अपने आप बनाना शुरू कर देते हैं। These antibodies help in fighting with the invading microbes. Once the antibodies are formed, they remain in the body either permanently or for a short duration. एक बार हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बन जाती हैं तो वो या तो परमानेंट रहती हैं, हमेशा हमारी बॉडी में बनी रहती हैं, या फिर वो एक शॉर्ट टाइम के लिए बनकर ख़त्म हो जाती हैं। If the body gets invaded by the same microbes again, the antibodies already present in the blood recognize the microbes and kill them. और होगा क्या कि जब आपको दोबारा वो बीमारी होगी जिसकी आपकी एंटीबॉडी बन चुकी है, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, जैसे ही वो देखेगी कि अच्छा चिकन पॉक्स पहले भी आया था और बड़ा परेशान किया था इसने बॉडी को, तो अब मैं इसको पहचान गया हूँ। ये एंटीबॉडी इतनी समझदार होती है कि ये अपने आप समझ जाती है कि ये चिकन पॉक्स आ गया, और ये चिकन पॉक्स होने भी नहीं देती हैं और ये उसके बैक्टीरिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती हैं। तो एंटीबॉडीज़ देखा हमारी बॉडी में कितना काम करती हैं, वरना आप रोज़ बीमार होते, आपको रोज़ फीवर आता। Development of vaccines is based on the ability of body to develop antibodies. Vaccine is a suspension of weakened or dead disease causing microbes that is administered to prevent a disease. तो एक्चुअली वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन का जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर या तो बहुत वीक होते हैं या मरे हुए डिजीज़ होते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। Vaccine for BCG, that is tuberculosis, contains weakened germs, and vaccine for typhoid is made from killed germs. तो देखो BCG की जो वैक्सीन है वो कमज़ोर जर्म्स से बनती है, और जो टाइफाइड की वैक्सीन है वो जर्म्स को मार कर बनती है। Some vaccines are injected while others are given orally. When administered in controlled amounts in a healthy body, vaccines stimulate the immune system to produce antibodies but do not cause the disease. हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं वैक्सीन की हेल्प से, जिससे कि हमारी बॉडी में किसी टाइप की बीमारी नहीं लगती है। The vaccine for smallpox was developed by Edward Jenner. Smallpox has been totally eradicated as a result of the worldwide vaccination program. Pulse polio is another program taken up at the national level to wipe out polio completely. तो स्मॉल पॉक्स ऐसा है जिसे WHO ने भी माना है कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ओके, अब हम बात करेंगे यूजफुल बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी की अगली क्लास में। टिल देन यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू डू इट इन योर नोटबुक। ओके, तो आप ये नोटबुक में करिएगा। टिल देन बाय।